नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th की यानी 11वीं की भौतिक भूगोल जो हमारी पुस्तक है उसको पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हुए हमारी जो पहली पुस्तक है उसमें 4 चैप्टर हम कंप्लीटली पढ़ चुके थे। फिर हमने 5वां चैप्टर शुरू किया और उसका लेक्चर 1 पढ़ने के बाद आज लेक्चर 2 की बात करने वाले हैं और जिसके अंदर हम देख रहे हैं खनिज और शैल क्या होती हैं, यानी कि शैलों में से खनिज किस प्रकार से अयस्क के रूप में निकलता है और किस तरह से ये प्रोसेस होता है, इसको समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो खनिज और शैल की बात करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं खनिजों की भौतिक विशेषताएं। खनिज जो अंदर से खनन के द्वारा यानी कि किसी भी वस्तु को खोदकर प्राप्त करना खनन कहलाता है और इससे हम जो खनिज निकालते हैं, इससे हम जो मिनरल्स निकालते हैं वो किस प्रकार से अंदर बनते हैं और उनकी बनावट जो है वो अयस्क यानी कच्चे रूप में फिर उनको पकाकर एक नया रूप दिया जाता है, उनका विनिर्माण किया जाता है। जैसे कि लोहा जो होता है वो अंदर से अयस्क के रूप में निकलता है, कच्चा लोहा जिसे अयस्क के रूप में कहा जाता है। तो फिर उसको बाहर निकालने के बाद मैग्नीज, कोका आदि सब मिला के बड़ी बड़ी भट्टियों पर उसको गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद जो लोहा इस्पात बनता है उसे टेबल, कुर्सी, चेयर, जो भी आप लोहे की कीमती वस्तुएं देखते हैं या जो कुछ भी देखते हैं वो सब बनती है। यानी कि लोहा जो होता है, पहले लोहा अयस्क होता है और फिर लोहा इस्पात बनता है। ठीक इसी प्रकार से तांबा हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, सब के अयस्क होते हैं। सब अयस्क के रूप में पहले होते हैं और फिर बाहर आने के बाद वो सही धातु का रूप ले पाते हैं। चाहे वो कोई सा भी खनिज है, पहले अयस्क के रूप में मिलेगा, उसके बाद उसका रूप देखने को मिलेगा। तो आज हम जो देखने वाले हैं खनिज जो होता है उसकी फिजिकल बनावट कैसे होती है, उसकी भौतिक संरचना कैसे होती है, वो दिखता कैसा है अंदर और किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, उनमें चमक कैसी होगी, उनमें रंग कैसा होगा, उसका क्रिस्टलीय यानी अणु और परमाणु से जो रूप मिलकर बनता है वो किस प्रकार से होगा, ये सारी चीज़ें आज हम करने वाले हैं। यानी कि मैंने कहा ये चैप्टर इस मामले में इस बात पर बिल्कुल मौन है कि कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ मिलते हैं, ऐसी ये बिल्कुल बात भी नहीं करेगा। ये सिर्फ इसी मुद्दे पे बात करेगा कि खनिज जो होते हैं वो किस प्रकार जुड़े होते हैं पृथ्वी के अंदर। आग्नेय, अवसादी और कायांतरित जो चट्टानें हैं, क्रोड, क्रस्ट, मेटल क्रोड जो पृथ्वी की परतें हैं, यानी अंदर से जो खनिज बाहर निकाला जाता है, मिनरल्स को खनन के द्वारा बाहर निकाला जाता है, उस प्रक्रिया की बात करेगा। सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेगा? सिर्फ और सिर्फ मिनरल्स यानी खनिज जो है पृथ्वी में किस प्रकार से मिलते हैं और कैसे उनको बाहर निकाला जाता है, क्या क्या उनमें गुण है, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो खनिजों की भौतिक विशेषताओं का मतलब है फिजिकल विशेषताएं क्या है। इसमें कुछ जो है फिजिकल के साथ साथ इंटरनल बात भी ये कर देगा। जो चमक जैसे हैं, तो चमक जो है वो चमक रहने का कारण इंटरनल होता है, अंदर से होती है चमक, ताकि बाहर वो अच्छे से दिख पाए। तो कुछ चीज़ें इंटरनल भी होगी इसमें, लेकिन बेसिकली जो हमारा जो पार्ट है आज का वो भौतिक विशेषताएं यानी फिजिकल बनावट की हम बात करने वाले हैं। और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्रिस्टल का बाहरी रूप। यानी आपको ये समझ लेना है कि खनिज जो है, मिनरल्स जो हैं, उसके क्या क्या गुण हैं। अब खनिज में सारे खनिज आ गए, चाहे वो लोहा है, चाहे वो तांबा है, चाहे वो चांदी है, चाहे वो जस्ता है, कोई सा भी खनिज है जो आपको दुनिया में, धरती पर, पृथ्वी पर कहीं भी दिखता है पूरे संसार में, उन सारे खनिजों की भौतिक विशेषता, कोई सा भी खनिज उठा लेंगे हम, सबकी भौतिक विशेषताएं सेम होगी। क्या है भौतिक विशेषताएं? पहली भौतिक विशेषता जो आपको दिखाई दे रही है वो कह रही है कि क्रिस्टल का बाहरी रूप। मैंने आपको बताया था क्रिस्टल का मतलब होता है अणु और परमाणु से आकृति बनती है और जो काफी अणु और परमाणु से जुड़कर एक ठोस आकृति का रूप ले लेती है उसको हम क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। तो क्रिस्टल का बाहरी रूप तो ठोस दिखाई देता है, लेकिन अंदर से क्रिस्टल जो है वो कैसा है और बाहरी रूप में भी कौन कौन से तत्व है जो क्रिस्टल को बनाने में उसकी मदद करते हैं। अणु की आंतरिक व्यवस्था द्वारा तय होती है, यानी कि क्रिस्टल जो ठोस धातु है, जो ठोस रूप है खनिजों का, खनिज सारे मिले हुए हैं उसमें एक खनिज नहीं है। क्रिस्टल का मतलब ठोस रूप है। क्या है? ठोस रूप। पहली बात हमें यह ध्यान रखना है। दूसरा, क्रिस्टल जो होता है अणु और परमाणु, अणु प्लस परमाणु, छोटे छोटे अणु, परमाणु आदि से मिलकर बना हुआ रहता है। अब क्रिस्टल जो है उसके अंदर के गुण क्या है? अणु की आंतरिक व्यवस्था द्वारा, अंदर की जो आंतरिक व्यवस्था है क्रिस्टल की, भाई क्रिस्टल कुछ भी नहीं है, ज्यादा ऐसे लोड नहीं लेना है। क्रिस्टल एक छोटी सी चीज है,
ठोस पदार्थ हैं और अंदर के जो अणु होते हैं वो उसे मजबूती देते हैं, तभी वो क्या बन पाता है, ठोस बन पाता है। और ये कई प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल जो ठोस आकृति है वो कई प्रकार की होती है, या तो घन के आकार की दिखेगी आपको, घनाकार, घन प्लस आकार, घनाकार, ठीक है। तो अष्टभुजाकार, अष्ट मतलब 8 भुजाओं वाला भी मिलता है क्रिस्टल। फिर षष्ठ भुजावार, 6 भुजाओं वाला भी मिलता है। ये प्रिज्म जो होता है ना, पिरामिड आपने देखा है, पिरामिड जो होता है उसका आधार जो होता है एक ही बिंदु दिखाई देता है, ऊपर से तीखा एक रूप उसका दिखाई देता है। प्रिज्म जो होता है उसके 2 रूप तीखे दिखाई देते हैं दोनों तरफ से यूं। तो प्रिज्म जो होता है वो पिरामिड की तरह ही दिखता है, लेकिन पिरामिड से थोड़ा अलग होता है। ये आकृतियां हैं, क्रिस्टल की आकृतियां कौन सी है, बेसिक सवाल कई बार बोर्ड में पूछा जाता है कि क्रिस्टल जो रूप आपको दिखाई देता है उसकी आकृतियों के बारे में बताओ। तो इसकी घनाकार आकृतियां हैं। कैसी आकृति है भाई, घनाकार आकृति है। इसकी अष्टभुजाकार आकृति है लाडलो, कैसी आकृति है, अष्टभुजाकार। इसकी षष्ठ भुजाकार, अष्ट मतलब 8 और षष्ठ मतलब 6। तो प्रिज्म यानी कि पिरामिड की तरह दिखाई देता है। तो क्रिस्टल यानी कि ठोस जो रूप है वो अंदर अणु और परमाणु के मिलने के कारण खनिज जो होती हैं उनकी भौतिक विशेषताओं की बात हम कर रहे हैं। और उसमें पहली बात जो हम देख रहे हैं वो है क्रिस्टल का बाहरी रूप, यानी ठोस रूप जो बनता है क्रिस्टल का। क्रिस्टल एक ठोस रूप है और उस ठोस रूप को बनाने में कई अणु और परमाणुओं की मदद से ये बनता है। यह आकृति घनाकार भी हो सकती है, षष्ठ भुजाकार भी हो सकती है, अष्टभुजाकार भी हो सकती है और प्रिज्म भी हो सकती है। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक नाम दिखाई दे रहा है दूसरी विशेषता में, विदलन। विदलन नाम ही बहुत कुछ बता रहा है। विदलन यानी खुद उद्विग्न सा लग रहा है, हमें खुद घबराया हुआ लग रहा है। और जैसे ही इसका नाम आता है, विदलन नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि टूट गया सब कुछ, क्या है, बिखर गया सब कुछ, क्या हो गया, तहस नहस हो गया सब कुछ। विदलन नाम जैसे ही हमें दिखता है तो सापेक्षिक रूप से समतल सतह बनाने के लिए, यानी कि जो खनिज जो होते हैं जिस चट्टान में, जिस क्रिस्टल में जुड़े हुए रहते हैं वहां से वो टूटना प्रारंभ करते हैं, टूटना ही विदलन है। टूटना ही क्या है लाडले, टूटना ही विदलन है। जैसे ही वो टूटना शुरू करता है, जैसे ही वो बिखरना शुरू करता है, जैसे ही उसका तहस नहस, सत्यानाश जिसे हम कह सकते हैं, अपनी अवस्था का खोने का रूप जिसे हम कह सकते हैं, जैसे ही वो इस स्थिति में जाने का प्रयास करता है, उसका प्रयास क्या है, यानी कि खनिज जो है उसका ठोस रूप जो है, यानी कि क्रिस्टल जो है वो टूट क्यों रहा है, क्या कारण है, उसका विदलन क्यों हो रहा है। उसका विदलन इसलिए हो रहा है क्योंकि विदलन होगा तभी तो वो समतल जगह बना पाएगा। कैसी सतह बना पाएगा, समतल जगह बना पाएगा। बताओ, क्रिस्टल जो है वो अणु और परमाणु से मिलकर बना था, वो क्या कोई सतह बना रहा था, बिल्कुल बना रहा था, लेकिन आकृति फिक्स नहीं थी। प्रिज्म भी हो सकती थी, षष्ठ भुजाकार, अष्टभुजाकार, जो मनमाए जो कर लेता था। लेकिन विदलन कह रहा है नहीं, मैं सापेक्षिक रूप से चलता हूं, मैं सही क्रम में चलता हूं और मैं समतल ही स्थल बनाता हूं। कैसा स्थल बनाता हूं, समतल स्थल बनाता हूं। निश्चित दिशा के अंदर टूटता हूं कि मैं राइट वे के अंदर एक फिक्स डायरेक्शन में जो है मैं अपना टूटने का कार्य जारी रखता हूं। मेरी एक प्रवृत्ति है। कौन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है, विदलन कह रहा है कि मेरी एक प्रवृत्ति फिक्स है, मैं निश्चित क्रम में टूटता हूं। मैं विदलन तो हूं, नाम से तो बदनाम हूं, टूटना बिखरना है ना, लेकिन मैं जो काम करता हूं वो समतल सतह पर करता हूं, यानी मेरा आगे का जो रूप है समतल जाना है। मैं निश्चित क्रम में, निश्चित दिशा में चलता हूं, मैं एक प्रवृत्ति में चलता हूं। अणु की आंतरिक व्यवस्था का परिणाम एक या कई दिशा में एक दूसरे से कोई भी कोण बनाकर टूट सकते हैं। तो ये जो अणु की आंतरिक व्यवस्था है ये हमने देखा, प्रवृत्ति के अनुसार क्या करता है, बाद में टूटने के बाद कई अणु से मिल मिलकर फिर टूटता रहता है, बिखरता रहता है। लेकिन इसका टारगेट विदलन का क्या है, टारगेट विदलन का सिर्फ इतना है कि समतल सतह बनाएगा। पहली बात क्या करेगा, समतल सतह बनाएगा। दूसरा काम, निश्चित दिशा में ही टूटेगा। तीसरा, प्रवृत्ति से चलेगा और ये एक या कोई दिशा में एक दूसरे से कोई भी कोण बनाकर टूट सकता है। कोण कोई सा भी ले सकता है, इसका मतलब क्रिस्टल का सपोर्ट ले रहा है, लेकिन इसकी निश्चित दिशा है या नहीं है, बिल्कुल है। यानी हम खनिजों की भौतिक विशेषताओं की बात करने वाले हैं। टोटल जो भौतिक विशेषताएं हैं वो 9-10 के आसपास हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्रिस्टल। अणु और परमाणु से मिलकर एक ठोस आकृति होती है और ये कई रूपों में टूटने का प्रयास करती है, जो रूप मैंने आपको लिखा रखे।
उसके बाद आता है विदलन। विदलन नाम से ही पता चल रहा है टूट रहा है, बिखर रहा है, और इससे मिलता जुलता नाम ही अगला आएगा। क्या कह रहे हैं हम लाडलो, इससे मिलता जुलता नाम ही अगला आएगा। और जो बहुत कंफ्यूज करता है, जब मैं पढ़ता था तो मुझे बहुत कंफ्यूज करता था, और आपको भी कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा, लेकिन मैं खड़ा हूं बीच में। कौन खड़ा है, मैं खड़ा हूं बीच में। इसलिए विदलन जो है वो टूटने की प्रक्रिया है, लेकिन इससे आगे वाला जब हम देखते हैं उसका नाम है विभंजन। क्या नाम है उसका, विभंजन। अरे भाई विदलन के बाद विभंजन, अब कुछ पता नहीं चल रहा है, सारा गड़बड़ी गड़बड़ मामला है। क्या है, गड़बड़ी गड़बड़। विदलन टूट रहा था, सापेक्षिक दिशा में टूट रहा था, सही क्रम में टूट रहा था। एक ही दिशा और अणु से, त्रिभुज से, कोणों से मिलकर कई दिशाएं बाद में बना रहा था, लेकिन पहले एक ही दिशा में टूट रहा था। क्रिस्टल समझ में आ गया, विदलन समझ में आ गया, लेकिन विभंजन क्या है, देखो क्या है। अणु की आंतरिक व्यवस्था इतनी जटिल होती है कि अणु का कोई तल नहीं होता, इसका कोई ठिकाना ही नहीं है, ये जानता ही नहीं बेचारा कहाँ खड़ा है। विभंजन यानी कि भटका हुआ प्राणी है। विभंजन क्या है, भटका हुआ प्राणी है लाडले, इसको खुद को ही नहीं पता है इसको जाना कहाँ है। विभंजन भटक रहा है, और कहाँ भटक रहा है, अणु की आंतरिक व्यवस्था इतनी कठिन है कि इसको बैठने का ही स्थान नहीं मिल रहा है। अणु का कोई तल नहीं होता, सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पकड़ रहे हैं हम, अणु का कोई तल नहीं होता। अणु का क्या नहीं होता, कोई तल नहीं होता। क्रिस्टल हमने देखा, फिर ये जिक्र कर रहा है, किसका जिक्र कर रहा है, क्रिस्टल का जिक्र ये कर रहा है, विदलन का जिक्र ये कर रहा है कि क्रिस्टल एक ठोस आकृति है। विदलन जो होता है वो वास्तु में टूटने की प्रक्रिया है, इन दोनों के अनुसार नहीं, बल्कि ये तो अनियमित रूप से टूटता है। कैसे टूटता है, अनियमित रूप से टूटता है, यानी ये तो अपनी मन मर्जी से ही टूट जाता है, इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है, ना तो कोई इसका एड्रेस है, ना कोई आधार कार्ड है, कुछ भी नहीं है, ये तो जहां चाहे वहां भटक लेता है। इसका कोई तल नहीं है, इसकी कोई नियमित रूपरेखा नहीं है, ये सही दिशा में नहीं चलता है, इसलिए इसका नाम ही विभंजन है। क्या नाम है, विभंजन। क्रिस्टल हम समझ गए। विदलन जो है सही व्यक्ति है। विदलन क्या है, सही भौतिक विशेषता है, जो सही क्रम में टूटता है, सही दिशा में टूटता है। इसमें कंपेयर करना बहुत जरूरी है। बार बार कंपेयर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है अगर कंपेयर नहीं करते तो। विभंजन और विदलन जब एक साथ आते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्या बन गया ना। तो विभंजन जो होता है उसकी कोई दिशा नहीं होती है, विदलन जो होता है उसकी सही दिशा होती है। विभंजन जो होता है उसका कोई समतल या कोई तल नहीं होता, जबकि विदलन का एक समतल आकृति होती है। क्या होती है, समतल आकृति होती है, बल्कि अनियमित रूप से टूट जाता है। क्या विदलन ऐसा कर रहा था, नहीं कर रहा था। क्या विभंजन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। विदलन जो होता है वो कभी भी अपनी आकृति जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करता है, उसका फिक्स आकृति होता है, जबकि विभंजन का नाम ही विभंजन है ना। भजन कलाकार है ये, तो ये किधर ही भजन करके आ जाता है, इसको कोई नहीं रोकता है, ये बल्कि अनियमित रूप से चलता है। कैसे चलता है, ये अनियमित रूप से चलता है लाडले, है ना। तो ये तीन जो हमने पढ़े ना, हर बाहर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो पेपर बनाता है उसके ये फेवरेट क्वेश्चन रहे हैं। इन तीनों की परिभाषाएं वो जरूर पूछता है। क्या आप जानते हैं क्रिस्टल क्या है, फिर आपको लिखना है। क्या आप जानते हैं विदलन क्या है, क्या आप जानते हैं विभंजन क्या है, या फिर तीनों के नाम देकर टिप्पणी पूछ लेता है, और टिप्पणी में 2-2 3-3 लाइन लिखना होता है, तो टिप्पणी आपको आनी चाहिए। अब जो पढ़ने वाले हैं लाडले वो बहुत सरल सरल चीजें हैं। चमक कैसी है, आपकी चमक नहीं पूछ रहा है, ये चमक उसकी पूछ रहा है। किसकी, खनिज जो ठोस पदार्थों के रूप में अलग अलग चीजों, अणु और परमाणु से मिलकर, कई चीजों से मिलकर बना हुआ रहता है, उसमें चमक जो होती है, उसमें लाइटिंग जो होती है, उसमें आकर्षित करने वाला जो तत्व पाया जाता है, वो सारी चीजें हम इस चमक के अंदर देखने वाले हैं। चमक के बिना किसी पदार्थ की चमक, प्रत्येक खनिज की अपनी एक चमक है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक पर्सनैलिटी है, प्रत्येक खनिज की एक चमक है। ये बहुत अच्छी बात की है, सच भी है कि प्रत्येक खनिज की एक चमक है। ग्रेनाइट ग्रेनाइट की तरह दिखेगा, लोहा लोहे की तरह दिखेगा, पेट्रोल पेट्रोल की तरह दिखेगा। तीनों एक जैसे तो कैसे दिखेंगे, तीनों में अलग अलग चमक होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है। कोई बिल्कुल नीला नीला दिखाई दे रहा है, कोई चट्टान जो है, इसका मतलब अंदर से तांबा निकलेगा। क्या निकलेगा, तांबा निकलेगा। तो चमक से ही आइडिया लग जाता है कि यहाँ कौन सा खनिज है, और वो आप जैसे भूगोलवेता होते हैं ना लाडले, वो लगा लेते हैं इस बात का पता। चमक जो होती है प्रत्येक खनिज की एक अपने आप में क्या होती है, चमक होती है। जैसे मेटेलिक, रेशमी,
ग्लोसी आदि। मेटेलिक क्या होता है? मेटेलिक लाडले धातु होती है। मेटेलिक क्या होती है? धातु। रेशमी, ग्लोसी, हाँ, प्रत्येक धातु की अपनी एक कलर होता है, अपना एक चमक होता है। तो बताओ चमक इतना हार्ड लगा क्या? नहीं लगा। हार्ड समय क्या लगा? हार्ड जो है, कठिन जो है, ज्यादा माथा खपाने वाली जो चीज हमें लगी है वो सिर्फ क्रिस्टल के बाद विदलन और विभंजन लगा, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया। चमक तो बहुत आसान था, चमक में क्या लिखना है? चमक का पूछे तो प्रत्येक खनिज की एक चमक होती है और वो चमक से ही पता चलता है कि वो खनिज कितना महत्वपूर्ण है और कितना नहीं है। संगमरमर अपनी एक चमक रखता है, इसलिए ताजमहल के साथ उसका नाम जुड़ा हुआ है या ताजमहल उसके साथ जुड़ा हुआ है। यानी संगमरमर जो व्हाइट अलग अलग तरह का, जैसे जयपुर के बेहसलाना में काला संगमरमर निकलता है, उसकी वो वैल्यू थोड़ी है जो सफेद निकलता है ना। तो संगमरमर जो है अपनी चमक के कारण वैल्यू रखता है। तो प्रत्येक चट्टान, धातु, खनिज, मिनरल्स जो भी होते हैं वो सारे के सारे अपने चमक के कारण वैल्यू रखते हैं। बात क्या याद आई? बात ये याद आई, क्या प्रत्येक संसाधन खनिज बन पाता है? क्या प्रत्येक संसाधन खनिज बन पाता है? लाडले नहीं बन पाता है। बहुत से संसाधन ऐसे होते हैं जो कभी भी खनिज नहीं बन पाते हैं, जिनको कभी भी खनिज बनने का सौभाग्य नहीं मिला। जैसे कि जल कभी भी खनिज नहीं बन पाया। क्या नहीं बन पाया? जल कभी भी खनिज नहीं बन पाया। क्या प्रत्येक खनिज, ध्यान से सुनना, क्या प्रत्येक खनिज संसाधन होता है? हाँ बिल्कुल, प्रत्येक खनिज संसाधन होता है, लेकिन प्रत्येक संसाधन खनिज नहीं हो पाता। जैसे लोहा पहले संसाधन है, तांबा पहले संसाधन है, चांदी पहले संसाधन है, सोना पहले संसाधन है, पेट्रोल पहले संसाधन है। जितने भी नाम आपको याद आते हैं खनिजों के, पहले वो संसाधन है, उसके बाद वो क्या है? खनिज। तो क्या जितने भी खनिज है वो संसाधन थे? बिल्कुल थे। क्या जितने संसाधन है वो खनिज बन पाते थे? नहीं बन पाते थे और नहीं बन पा रहे। क्यों? क्योंकि जल जो है हमने कई बार भूमिगत तरीके से और कई बार धरातल के रूप में हमने पृथ्वी से प्राप्त किया है, भूमिगत रूप से, और वहां से जो जल निकलता है क्या वास्तव में वो संसाधन है? बिल्कुल है। क्या वो खनिज बन पाया? जल कभी भी खनिज नहीं बन पाया। तो प्रत्येक खनिज जो होता है पहले संसाधन होता है, और संसाधन जो होता है उनमें से कुछ ही खनिज बने पाते हैं। क्या प्रत्येक खनिज पहले आवश्यक के रूप में होता है? 99% खनिज जो होते हैं पहले कच्चे खनिज यानी आवश्यक के रूप में होता है। और एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर हमने बात की थी किसकी? लोहे की बात की थी। जो पहले लोहा आवश्यक था और थोड़ा सा बड़ा हुआ, भट्टी के अंदर डाला, उसको तपाया, उसको गर्म किया, उसको मैग्नीज और कोका डाला उसमें, तो लोहा आवश्यक लोहा इस्पात बन गया। क्या बन गया? जमशेदपुर में प्रसिद्ध हो गया। जमशेदपुर जो है स्टील फैक्ट्रीज और लोहा फैक्ट्रीज के लिए जाना जाता है, क्योंकि वह मैग्नीज और कोका से लोहा आवश्यक से लोहा इस्पात बनाया जाता है। तो चमक होती है कि नहीं होती है? होती है। बताओ खनिज है या नहीं है किसी स्थान पर? इसका पता लगाने के लिए दो रूपों में, ऐसे ये धरातल आपको दिखाई दे रहा है यहां पे, अगर खनिज पृथ्वी तल पे धरातल के इस स्थान पर मिल जाता है यहां, तो ये धरातलीय खनिज होते हैं। कौन से खनिज होते हैं? धरातलीय खनिज होते हैं। कौन से खनिज होते हैं भाई? धरातलीय खनिज। लेकिन थोड़ा सा पृथ्वी के अंदर है इस स्थान पर, और यहां जाने के लिए एक बोर बनाया जाता है, एक कूप बनाया जाता है, एक कुआं बनाया जाता है, और इस कुएं को कूपकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और इस पाइप के द्वारा खनिज को निकाला जाता है और इसको कहते हैं कूपकी खनन। कई बार एग्जाम में पूछा गया, 2 नंबर का सवाल आता है लाडले। कितने नंबर का? 2 नंबर का सवाल आता है। कूपकी खनन क्या होता है? पृथ्वी के अंदर जब भूमिगत खनिज को बाहर निकाला जाता है तो एक बोर किया जाता है, एक कुआं बनाया जाता है, और उस कुएं से फिर खनिज का पता लगाया जाता है। तो वो कूपकी खनन कितना आसान है, कितना सिंपल है, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ गया। तो प्रत्येक खनिज की चमक जो होती है वो उसके रूप पर और उसके गुणों पर डिपेंड करती है। ये हमने 4 रूप देखे। अगला 5वां रूप रंग।
चमक जो है वो एक ओजस्वी रूप है, अपनी ओर आकर्षित करने वाला रूप है, और चमक ही तय करती है कि उसका रंग जो है वो कितना इफेक्ट दिखा पाएगा। एक बहुत अच्छी दीवार है, आपने बहुत अच्छा कलर कर दिया, लेकिन वहाँ लाइट नहीं लगी हुई है, वहाँ चमक नहीं है, तो क्या वो रंग दिख पाएगा, वो कलर दिख पाएगा? नहीं दिख पाएगा ना लाडले। तो इसलिए रंग, कुछ खनिजों के रंग उन्हीं पारमाणविक संरचना से निर्धारित होते हैं। जैसी चट्टान है, जैसा आयशक है, जैसी धातु है, उसी प्रकार से उसका रंग तय हो जाता है। जैसे कुछ यहां पे दिखाई दे रहा है, मेलाकाइट, एजुराइट, कैल्सोपायराइट, तांबा जो होते हैं उसके ये आयशक है। तांबा के क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? आयशक दिखाई दे रहे हैं। इसको लिख लेना बुक में, क्योंकि वो लिखना भूल गया था, है ना। तो तांबा जो होते हैं ना, उसके आयशक है, यानी जैसे लोहा के आयशक होते हैं ना, जिनसे लोहा बना है इस्पात, वैसे ही तांबा के आयशक है मेलाकाइट, एजुराइट और कैल्सोपायराइट आदि खनिजों में अशुद्धियों के कारण रंग आते हैं। कई खनिज में अशुद्धियां होती है, कई में शुद्धियां होती है। तो रंग के तो ढेर सारे कारण हो सकते हैं, कोई गोरा कोई काला क्यों होता है? क्योंकि नेचुरल जो खनिज चल रहा है, व्यक्ति जैसे उसके वंशानुगत गुण उसमें डेवलप होते रहते हैं, पारिवारिक शकल, जो परिवार का चेहरा है, परिवार का कलर है, वो मिलता जाता है। ठीक वैसे ही जैसे खनिज पहले थे, ठीक वैसे ही खनिज बन बन के आगे आ रहे हैं। किसी खनिज, 3 खनिज आपको दिखाई दे रहे हैं, और 3 में से जो है लाल, पीला और नीला 3 खनिज है, और तीनों के टुकड़ों से, तीनों के आयशकों से कोई खनिज बन रहा है, तो उसका कलर जो होगा, वो उसका रंग जो होगा, वो मिक्स रूप में दिखाई देगा, और वही जो रंग होगा वो ही चमक तय करेगी। कौन तय करेगी? चमक तय करेगी। उदाहरण के लिए क्या बता रहा है ये? अशुद्धियों के कारण क्वार्टर्स का रंग श्वेत होता है, हरा, लाल या पीला हो सकता है। क्वार्टर चट्टानें जो होती है, जो सफेद होती है, वो फिर हरी, लाल और पीली हो सकती है, क्योंकि उनमें और जो गुण होते हैं, और अशुद्धियों वाले जो गुण होते हैं, वो उनमें आकर मिलना शुरू कर देते हैं, और इसी कारण से उनका रंग बदल जाता है। यहां तक आप समझ गए। और इसके बाद 6 नंबर पे पारदर्शिता। छोटी सी बात है, क्या है? छोटी सी बात है। पारदर्शिता का मतलब है आर पार दिखाई देना। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनमें इधर का व्यक्ति उधर दिखाई देता है। ये कांच नहीं है रे, ग्लास नहीं है, ये प्रकाश किरणों इस प्रकार आर पार जाती है कि वस्तु सीधी देखी जा सकती है। क्या देखी जा सकती है? सीधी देखी जा सकती है। क्या ये अलाउद्दीन खिलजी जब आए थे तो रणथंबोर के अंदर, जो चित्तौड़ के अंदर जो लगाया हुआ था, वो शीशा था? नहीं, वो तो पानी में दिखाया गया था। किस में दिखाया गया था? पानी में दिखाया गया था पद्मनी को। लेकिन ये जो एक चट्टान होती है, ये जो एक आयशक से बनी हुई चट्टान होती है, ये एक शैल जो होती है, ये खनिज का रूप जो होता है, इसमें व्यक्ति नहीं, हर चीज आर पार दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? कांच की जैसी होती है। और इसको कहते हैं पारदर्शिता। पारभासी, प्रकाश किरणें आर पार होती हैं। पारदर्शिता का मतलब क्या है? प्रकाश की किरणें ही आर पार हो जाती है। भाई कितनी प्यारी बात है। लेकिन उनके विस्तृत हो जाने के कारण वस्तु देखी नहीं जा सकती। अपारदर्शी, प्रकाश किरणें तनिक भी आर पार नहीं होती है। अगर खनिज की पारदर्शिता की बात करें तो यह कहता है कि मुझे पढ़ने से पहले, किसको पढ़ने से पहले? मुझे नहीं, इसको, पारदर्शिता को पढ़ने से पहले। पारदर्शिता कहता है कि मुझे पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मेरे 2 बेटे हैं, मेरे 2 रूप देखने को मिलते हैं। एक तो वो स्थान जहां पारभासी है और दूसरा अपारदर्शी है। पारभासी में तो आर पार दिखाई देता है और अपारदर्शी में आर पार नहीं दिखाई देता है। इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं था रे। बहुत आसान चीज थी या नहीं थी? पारदर्शी में आर पार दिखाई देता है और अपारदर्शी में आर पार दिखाई नहीं देता है। तो बताओ, पारदर्शिता, चमक और रंग आपको तीनों हार्ड लगे क्या? तीनों कठिन लगे क्या? बिल्कुल भी नहीं लगे, क्योंकि ये तो बहुत आसान थे। चमक, रंग और पारदर्शिता बहुत आसान थे। अपन को हार्ड जो लगा, कठोर जो लगा, वो क्रिस्टल, विदलन और वी जो चंद रूप में दिखाई दे रहा था, वो ही था। तो इन 6 रूपों को देखने के बाद 7वां पारदर्शिता हमने देखा, और उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर आती है 7 नंबर पर संरचना। क्या आती है? संरचना तो भाई कैसी हो सकती है, लेकिन ये क्या कह रहा है? प्रत्येक क्रिस्टल की विशेष व्यवस्था, महीन, मध्य अथवा खुरदरे पीसे हुए तंतु युक्त पृथक करने योग्य अपसारी और विकरणकारी रे कुछ छोड़ा ही नहीं इसने। क्या है रे भाई? कुछ छोड़ा ही नहीं। संरचना जो है वो कैसी भी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, मध्यम हो सकती है,
कलर वाली हो सकती है, बिना कलर वाली हो सकती है, रंग वाली हो सकती है, बिना रंग वाली हो सकती है, चमक वाली हो सकती है, बिना चमक वाली हो सकती है, विदलन वाली हो सकती है, बिना विदलन वाली हो सकती है, पारदर्शिता वाली हो सकती है, बिना पारदर्शिता वाली हो सकती है। तो पृथक करने योग्य अपसारी और विकरणकारी जो चीजें हमने पहले देखी है, आगे देखिए। कठोरता क्या है? कठोरता। कुछ खनिज बहुत कठोर होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत कठोर होते हैं। और उन कठोरता वालों में सापेक्षिक प्रतिरोध की चिन्हित होना 10 चुने हुए खनिजों के नाम मैं आपको बताने वाला हूं। 10 तक की श्रेणी में कठोरता का मापन किया गया है। सबसे कठोर भाई, सबसे कठोर दिल वाला व्यक्ति टैल्क। कौन है भाई? टैल्क यानी सबसे कठोर खनिज है टैल्क। और फिर आती है जिप्सम, फिर आता है कैल्साइट, फिर आता है फ्लोराइट, फिर आता है एपेटाइट, फिर आता है फेल्डस्पर, फिर आता है क्वार्टज, फिर आता है टोपाज। कितने नंबर पे टोपा आया? 8 नंबर पे। फिर आता है 9 नंबर पे कोरडम, फिर 10 नंबर पे हीरा। अपन ने आज तक यही सोचा था कि सबसे कठोर होता है हीरा, लेकिन देखो टैल्क, जिप्सम, कैल्साइट है ना। कैसे याद करना है? टैल्क, जिप्सम, कैल्साइट, टैक, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, ये दोनों नाम मिलते जुलते हैं। प्लेडस्पर, क्वार्टज, टोपाज, कोरडम, हीरा। कैसे ही याद करो, इनको याद करना है, हर जगह ट्रिक लगाई नहीं जा सकती। उदाहरण के लिए इसकी तुलना में नाखून 2.5 तथा कांच का चाकू की नोक 5.5, यानी कि ये जो पॉइंटों में आपको दिखाने का प्रयास कर रहा है, ये बता रहा है कि हाथ के जो नाखून होते हैं उनमें जो कठोरता होती है वो 2.5 होती है, जबकि इसके बजाय कांच जो होता है उसमें 5.5 होती है। कोई बड़ी बात नहीं है। कठोरता क्या होती है? धातु के अंदर जो आयशक के रूप में, सेलों के अंदर जो आयशक के रूप में आग्नेय अवसादी कायंत्रित जो चट्टानें हैं, क्रस्ट मेटल क्रोड जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, वहाँ सारे जितने भी चट्टानें और सेलें हैं उनके अंदर जितने भी खनिज मिलते हैं उनका कोई ना कोई रूप होगा, या तो वो कठोर होगा या वो नरम होगा। तो उन कठोरों में से 10 की लिस्ट यहाँ बना दी है, जिसको याद करना है और कुछ भी नहीं। तो हमने ये चीज देखी। फिर है आपेक्षिक भार प्रत्येक खनिज का। बहुत छोटी बात है, समझना है ही नहीं इसमें कुछ। समझने वाली चीजें 4 थी शुरू में जो हमने देखी, लेकिन यहाँ क्या है? भार, खनिज के भार की बात कर रहे हैं। दी गई वस्तु का भार तथा बराबर आयतन के पानी के भार का अनुपात हवा एवं पानी में वस्तु का भार लेकर इन दोनों के अंतर से हवा में लिए गए भार से भाग दे। यानी एक प्रक्रिया बता रहा है जो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। किस में देखेंगे? प्रैक्टिकल में। दी गई वस्तु का भार और बराबर आयतन का भार ले, पानी के अंदर जो वस्तु होती है वो कैसे हो जाती है, और हवा में जो अंतरिक्ष में लोग जाते हैं वहां जो भार होता है वो कम होता है, ज्यादा होता है। इन चीजों पर डिस्कस हम करेंगे। तो आपेक्षिक भार, तो हमने भौतिक विशेषताओं की बात की। किसकी बात की? भौतिक विशेषताओं की। और भौतिक विशेषताओं में क्रिस्टल से शुरू करके हमने आपेक्षिक भार तक पढ़ा। तो बहुत ही शानदार लेक्चर के साथ ये लेक्चर खत्म हुआ, लेकिन आगे का जो लेक्चर होगा वो वास्तव में खनिजों की जो रूपरेखा है, वो जो विशेषताएं हमने पढ़ी है उन पर बेसिक बात करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप प्रत्येक लेक्चर को देखते हुए आगे बढ़ रहे हो, और सारा जो है ज्योग्राफी हम पढ़ने वाले हैं, मस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं, और बेसिक तरीके से एक एक चीज़ को अब मैपिंग जो है, मैप जो है हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। इसके साथ ही पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की क्लासें आपके बहुत ही बेहतर तरीके से मनीष सर ले रहे हैं, उनको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इस बार टारगेट 100 में से 100 का। बहुत बहुत धन्यवाद।